नमस्कार दोस्तों, बैंकिंग हेल्प में स्वागत है। जब बात आती है स्टूडेंट लोन की तो बैंक कई सारे फाइनेंशियल jargon इस्तेमाल करते हैं जिससे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। उनमें से एक है मार्जिन मनी। मैं खुद बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा हूँ जो लोन के लिए बैंक में अप्लाई करते हैं, लोन सैंक्शन भी हो जाते हैं, उसके बाद स्टूडेंट को पता चलता है कि मार्जिन मनी भी चीज़ है, मार्जिन मनी उसको पे करना होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मार्जिन मनी होता क्या है, मार्जिन मनी कितना पे करना होता है और किस तरह से पे करना होता है। विथ एग्जाम्पल मिलेगी पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको, तो इस वीडियो को मिस मत कीजिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और एक विनम्र अनुरोध है, इस वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो पहले जानते हैं मार्जिन मनी होता क्या है। जब स्टूडेंट एजुकेशन के लिए बैंक में लोन अप्लाई करता है तो बैंक पूरा पैसा एज ए लोन सैंक्शन नहीं करता है। पूरा रिक्वायरमेंट का एक सर्टेन परसेंटेज स्टूडेंट को अपनी जेब से देना पड़ता है और बाकी का अमाउंट बैंक एज ए लोन फाइनेंस करता है स्टूडेंट को। तो जो परसेंटेज स्टूडेंट अपनी जेब से पे करते हैं उस अमाउंट को बोला जाता है मार्जिन मनी या मार्जिन अमाउंट। एक एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं। जैसे कि अगर किसी स्टूडेंट को 30 लाख की जरूरत पड़ता है कोर्स को कंप्लीट करने के लिए और मान लेते हैं मार्जिन अमाउंट है 10%, तो बैंक पहले उस 30 लाख का 10% यानी कि 3 लाख स्टूडेंट को पे करने के लिए बोलेगा और बाकी का अमाउंट 30 माइनस 3 यानी कि 27 लाख एज ए लोन फाइनेंस करेगा स्टूडेंट को। तो आई होप मार्जिन मनी क्या है आपको क्लियर हो चुका है। बेसिकली मार्जिन मनी एक सर्टेन परसेंटेज होता है टोटल रिक्वायरमेंट का और वो परसेंटेज का जितना अमाउंट बनेगा स्टूडेंट को पे करना होगा इधर बैंक को या कॉलेज को। सो बेसिकली टोटल रिक्वायर्ड अमाउंट फॉर कोर्स इक्वल्स टू मार्जिन अमाउंट प्लस बैंक लोन। तो मार्जिन अमाउंट कितना होता है? जब भी आप स्टूडेंट लोन के लिए बैंक में अप्लाई करने वाले हैं तो उस बैंक की वेबसाइट में जाके आप मार्जिन मनी के बारे में पता कर सकते हैं। मैं अभी आपको SBI में चार्ज किए गए मार्जिन अमाउंट के बारे में बताने वाला हूँ। SBI में बहुत सारे स्टूडेंट लोन की वेरिएंट है, उसको आप मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है नॉर्मल स्टूडेंट लोन और एक होता है लोन फॉर अब्रॉड स्टडी यानी कि विदेश में पढ़ने के लिए जो लोन दिया जाता है, और एक होता है स्कॉलर लोन जो कि इंडिया की प्रीमियम इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए लोन दिया जाता है। तो पहले बात करते हैं नॉर्मल लोन की यानी कि नॉर्मल स्टूडेंट लोन। अगर आप इंडिया में पढ़ना चाहते हो और SBI में उसके लिए लोन के लिए अप्लाई किए हैं तो अगर आपका लोन अमाउंट 4 लाख तक सीमित है तो मार्जिन मनी आपको पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका लोन अमाउंट 4 लाख से ज्यादा है तो आपको मार्जिन मनी 5% ऑफ द लोन अमाउंट पे करना होगा। अब आते हैं विदेश में पढ़ने के लिए लोन। अगर आप विदेश में पढ़ने के लिए SBI में लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको मार्जिन मनी टोटल लोन अमाउंट का 10% देना होता है, यानी कि जितना लोन होगा उसका 10% एज ए मार्जिन मनी आइदर बैंक को आप पे कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली कॉलेज या यूनिवर्सिटी को भी पे कर सकते हैं। अब आते हैं तीसरा कैटेगरी जिसको बोलते हैं स्कॉलर लोन। ये सिर्फ SBI में उपलब्ध है। स्कॉलर लोन का मतलब ये होता है कोई भी स्टूडेंट इंडिया का प्रीमियर इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए अगर SBI में लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो SBI उस स्टूडेंट को लोन सैंक्शन करता है अंडर स्कॉलर लोन स्कीम में। तो स्कॉलर लोन में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी आते हैं, NIT आते हैं, IIT आते हैं, IIM होता है एक्सेट्रा। इसका भी लिस्ट आपको bank.sbi में मिल जाएगा। अगर आप स्कॉलर लोन के अंडर एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको मार्जिन मनी देने की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी कि यहाँ पे मार्जिन मनी नील है। मार्जिन अमाउंट क्या होता है उसके बारे में आपको पता चल गया है। मार्जिन अमाउंट कितना पे करना होगा वो भी आपको पता चल गया है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ मार्जिन अमाउंट किस तरह से पे किया जाता है। SBI का क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है, मार्जिन अमाउंट में बी ब्रॉट इन एज एंड व्हेन डिसबर्समेंट्स आर मेड ऑन ए प्रो रेटा बेसिस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देके आपको एलाबोरेटली समझाता। मान लीजिए एक स्टूडेंट को 30 लाख चाहिए अपनी कोर्स कंप्लीट करने के लिए और उसके लिए उन्होंने SBI में लोन के लिए अप्लाई किया है। अब 30 लाख उसका टोटल रिक्वायरमेंट है। जैसे कि मैंने पहले बताया बैंक पूरा का पूरा 30 लाख उसको एज ए लोन नहीं देगा, 30 लाख का एक मार्जिन अमाउंट भी बनेगा। अब मान लेते हैं SBI पर्टिकुलर उस लोन पे 10% का मार्जिन अमाउंट लगा रहा है, तो 10% का मार्जिन अमाउंट यानी कि 30 लाख का 10% हो गया 3 लाख।
तो 3 लाख हो गया उस स्टूडेंट का मार्जिन अमाउंट। अब बाकी का पैसा बैंक एज ए फाइनेंस करेगा स्टूडेंट को, तो बैंक लोन हो गया यहाँ पे 30 लाख माइनस मार्जिन अमाउंट यानी कि 3 लाख इक्वल्स टू 27 लाख। तो 27 लाख का बैंक लोन बन गया और 30 लाख का हो गया उसका टोटल कोर्स फी और 3 लाख का हो गया उसका मार्जिन अमाउंट। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग हो चुका है, समझ गए ना। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, 30 लाख का स्टूडेंट का टोटल रिक्वायरमेंट पूरा कोर्स कंप्लीट करने के लिए, 3 लाख का है उसका मार्जिन अमाउंट और बाकी का 27 लाख है बैंक का लोन। अब मान लेते हैं स्टूडेंट का कोर्स है 3 साल का और उसको ईयरली फी पे करना होगा या जमा करना होगा कॉलेज को या यूनिवर्सिटी को। ठीक है, फर्स्ट ईयर में मान लेते हैं कि 10 लाख, सेकेंड ईयर में 10 लाख और थर्ड ईयर में 10 लाख, और इस तरह से पूरी 3 साल में 30 लाख कॉलेज या यूनिवर्सिटी को पे करना है। तो जब फर्स्ट ईयर फी के लिए कॉलेज स्टूडेंट को पूछेगा कि आपको 10 लाख एज ए फी, फर्स्ट ईयर फी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पे करना है, तब स्टूडेंट को वो डिमांड लेटर कॉलेज से लेके बैंक में सबमिट करने और साथ ही साथ बैंक को एक लेटर भी देना है, रिक्वेस्ट लेटर, कि 10 लाख का उसकी जरूरत है एज ए कोर्स फी उसको देना है फर्स्ट ईयर के लिए। अब बैंक यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करके मार्जिन अमाउंट स्टूडेंट से लेगा, 10 लाख हो गया उस टोटल रिक्वायरमेंट का 1/3, यानी कि टोटल रिक्वायरमेंट कितना था 30 लाख कोर्स फी, 30 लाख में से 10 लाख ही अभी कॉलेज को चाहिए, तो 30 लाख का 1/3 हो गया 10 लाख। अब यहाँ पे मार्जिन अमाउंट टोटल था 3 लाख और टोटल लोन था 27 लाख, तो 27 लाख का भी 1/3 ही बैंक रिलीज करेगा, यानी कि सिर्फ 9 लाख रिलीज करेगा बैंक। तो 10 लाख फर्स्ट ईयर का हो गया कोर्स फी, बैंक कितना दे रहा है, लोन से दे रहा है 9 लाख, तो बाकी कितना रह गया 1 लाख। तो ये 1 लाख हो गया फर्स्ट ईयर का मार्जिन अमाउंट। अब स्टूडेंट को फर्स्ट ईयर में 1 लाख पे करना है अपनी जेब से। अब ये 1 लाख स्टूडेंट या तो डायरेक्टली कॉलेज या यूनिवर्सिटी को पे करेगा या फिर ये 1 लाख वो बैंक में भी पे कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट ये मार्जिन मनी यानी कि 1 लाख अलग से कॉलेज या यूनिवर्सिटी को पे करता है, तो कॉलेज या यूनिवर्सिटी से उसको एक्नॉलेजमेंट लेना पड़ेगा और वो एक्नॉलेजमेंट बैंक में जमा करना होगा, या फिर स्टूडेंट को 1 लाख अरेंज करके अपने अकाउंट में मेंटेन करेगा और बैंक को इन्फॉर्म कर देगा कि मैंने मार्जिन मनी का जो है अरेंजमेंट कर लिया है। तो बैंक क्या करेगा, वो 1 लाख और लोन अमाउंट अकाउंट से 9 लाख यानी कि 1 और 9 10 लाख कुल मिला के कॉलेज को भेज देगा। तो इस तरह से हो जाएगा फर्स्ट ईयर का पेमेंट। अब सेकेंड ईयर में भी 10 लाख की जरूरत पड़ेगा, फिर ये सेकेंड ईयर 10 लाख हो गया, टोटल का 1/3। तो इस तरह से फिर से बाकी 9 लाख और 1 लाख 10 लाख रिलीज होगा और कॉलेज को यूनिवर्सिटी को पे किया जाएगा। थर्ड ईयर में भी सेम चीज रिपीट होगा। तो आई होप कि आपको पता चल गया है कि मार्जिन अमाउंट किस तरह से कैलकुलेट करके पेमेंट की जाती है। ये आपको यहाँ से एक चीज नोट करना है कि मार्जिन अमाउंट पूरा का पूरा एक ही बार में, एक ही शॉट में बैंक को या यूनिवर्सिटी को पे करने की जरूरत नहीं होगा। ये प्रो रेटा बेसिस में पे करना होगा, यानी कि टोटल कोर्स फी का जितना मार्जिन अमाउंट बनेगा, जितनी बार बैंक से डिसबर्समेंट होगा या जितनी बार कॉलेज से डिमांड के लिए पूछेगा, उसके हिसाब से आपको डिवाइड करके पे करना होता है। तो मार्जिन मनी तो सुन के घबराने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा पैसा आपको पे करने की जरूरत नहीं होता है, वो स्टेज वाइज पे करना होता है। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको मार्जिन मनी के बारे में कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया हो चुका है। अगर ये वीडियो देखने के बाद भी मन में कोई भी डाउट है या फिर कोई कंफ्यूजन है तो बेझिझक मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।